ऑल राइट एवरीवन, सो हेडिंग डालिए आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, ऑल राइट। तो देखो, ऐसे मटेरियल के बारे में कि उसका इंटरनल कॉम्पोजिशन क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, इसकी क्यूरियोसिटी अभी से नहीं है बेटा, एजेस से है, जब से लोग साइंस को थोड़ा समझना शुरू किए हैं तब से। लेकिन जो सिग्निफिकेंट साइंटिफिक कैलकुलेशन के बिहाफ पे जो हमारे पास एविडेंसेस आते हैं, वहां पे नाम आता है सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है डाल्टन का। तो उन्होंने क्या समझाया कि व्हाट इज एटम और उसके बारे में क्या डिस्कस किया, पहले उसके बारे में हम लोग समझते हैं एंड फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये बात है बेटा 1808 की। ये मैं ईयर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये क्लैरिटी आए कि कितना पहले से हमारे पास किस लेवल की क्लैरिटी अबाउट केमिस्ट्री रही है, राइट। तो 1808 के टाइम फ्रेम में डाल्टन ने एक थियरी दी, डाल्टन एटॉमिक थियरी। उनके हिसाब से उन्होंने ऐसे समझाया कि भाई जो भी आप मटेरियल लेते हो, बी इट एनीथिंग, एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट, उसको जब आप तोड़ोगे, ब्रेक डाउन करोगे, हाफ में टूटेगा, फर्दर ब्रेक डाउन करो, अदर हाफ में टूटेगा, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब तक ये पॉसिबल है। एक ऐसा स्टेज आएगा जब वो इतना छोटा हो जाएगा कि उसके बाद उसको ब्रेक करना पॉसिबल। उस सबसे छोटे और इनडिविजिबल पार्ट को ही क्या उन्होंने नाम दिया, दिस इज व्हाट एटम इज, इनडिविजिबल। अच्छा, जब वो सबसे छोटा है और वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं हर मटेरियल के लिए वो फंडामेंटल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, फंडामेंटल यूनिट की तरह बिहेव करेगा? ये सुनो, फंडामेंटल का मतलब होता है बेटा जिससे मिलके सब चीजें बनी हो, जो किसी और चीज से मिलके ना बना हो। तो इनके हिसाब से एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता था। राइट इट डाउन, बस मैं क्रक्स लिखवाऊंगा 2-3 पॉइंट बस ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखो, एज पर डाल्टन थियरी, atom is the smallest particle of the matter. Atom is the smallest particle of the matter. दूसरी बात लिखते हैं, एटम इज इनडिविजिबल, एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट लिखो, एटम इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द मैटर। एटम इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द मैटर। अच्छा, और एक बात देखो, कोई भी एलिमेंट कंसीडर कर लो, आज के लिए हमारे लिए बोलना बड़ा आसान है, नहीं मैं बोलूं कि ऑक्सीजन ले लो, तो ऑक्सीजन डाइएटॉमिक होता है बेटा, 2 एटम मिलके बने। तो किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सब आइडेंटिकल होते हैं। ये भी डाल्टन का प्रपोजल था, लिखो, एटम्स belonging to same elements are identical. Belonging to what? Same elements are identical. समझिए? हाँ, ओके जी। और भी कुछ स्टोरीज हैं इनकी, लेकिन ये इनका सबसे मेन पॉइंट है जिसको लेके हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आगे बढ़ने वाले। अच्छा जी, तो तब तक लोगों के दिमाग में इस टाइम फ्रेम में यही था कि मटेरियल का जो सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल आता है उसी को क्या बोलते हैं हम, एटम। एक हाइपोथेसिस थी,
अब क्या उस समय लोगों ने एटम को देखा था? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एटॉमिक साइज का ऑर्डर आप समझोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। बताओ, एटॉमिक साइज यानी मैं अगर रेडियस की बात करूं, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। फ्यू एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, 0.9 एंगस्ट्रॉम, 0.7 एंगस्ट्रॉम। छोटे से छोटे एटम की बात करोगे, हाइड्रोजन, हीलियम की, तो वो भी 0.6 0.7 एंगस्ट्रॉम के आसपास है। और बड़े की तरफ जाओगे तो 1.4 1.5 तक आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो 500 एंगस्ट्रॉम हो गया। इन द रेंज ऑफ एंगस्ट्रॉम आई एम टेलिंग यू। तो एंगस्ट्रॉम का मतलब आप लोगों को मालूम है, व्हाट इज 1 एंगस्ट्रॉम? 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर या फिर 10 के पावर -10 मीटर। ये जानते हो ना आप लोग बेटा? ठीक है जी। अब आ जाओ, इसको प्रैक्टिकली विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि आखिर भाई जो हाइपोथेसिस दी जाती है ना, एक कल्पना है, बेसिकली एक थॉट प्रोसेस है कि ऐसा होगा, वहां तक उन्होंने रियलिटी में देखा नहीं था। आ जाओ समझते हैं कैसे। एक बात बताओ बेटा, मैं सेंटीमीटर के डायमेंशन को लेकर के समझने की कोशिश करता हूं। क्या 1 सेंटीमीटर लगभग इतना बड़ा होगा बेटा? हो सकता है मैंने बड़ा बना दिया हो। 1 सेंटीमीटर इतना ही होगा ना? बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको बोलूं कि 1/10 सेंटीमीटर, इससे आप क्या समझते हो? मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है? जो भी ऑब्जेक्ट है उसको 10 पार्ट में डिवाइड करो और उसका जो एक हिस्सा है उसी को 1/10 बोलेंगे। तो 1/10 यानी 10 के पावर -1 सेंटीमीटर लाने के लिए इस छोटे से यूनिट को 10 टुकड़ों में काटो। काटने के बाद क्या लगभग इतना दिखेगा क्या? वो कुछ लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा पीछे से। एक मैंने बस डॉट के आसपास बना दिया। मजे की बात देखो, ये 10 के पावर -1 सेंटीमीटर है। -2 सेंटीमीटर कर दूं, यानी ये जो अभी छोटा सा टुकड़ा आया है, इसको फर्दर 10 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? फिर तो यार मैं ढंग से मारकर भी ऐसे टच नहीं करना चाहिए मुझे, बस समझ रहे हो, पेंसिल वाला लेकर के उससे डॉट बनाना चाहिए, तो उसके पास आ जाएगा। अभी मैं कह रहा हूं कि कहानी अभी खत्म हो गई है हमारे लिए, हमें तो अभी प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आप इमेजिन करो, इसको फिर 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो अभी हमें डिफिकल्ट हो रहा है उसका 10वां हिस्सा इमेजिन करो कितना होगा। क्या अभी हम पहुंच गए एटम के नजदीक? बिल्कुल नहीं यार, अभी तो ये -8 तक जाना है। जो बिल्कुल नहीं दिख रहा है हमें, उसको फर्दर 10 पार्ट में डिवाइड करना है। फिर जो एकदम नहीं दिखने वाला पार्ट आएगा, फिर उसको फिर 10 से डिवाइड करना है। और ऐसा करते करते हम कहां पहुंच जाएंगे? हमारे जो आईज की लिमिट है, हम तो माइक्रोमीटर डायमेंशन तक की चीजों को नहीं देख सकते। देख पाते हो? उसके लिए भी हमें लेंस लेकर के देखना पड़ता है, होता है ना? फिर कहोगे सर एक काम करते हैं, माइक्रोस्कोप हमने सीख रखा है 9th-10th में कि उसमें रख देते हैं तो चीजें मैग्नीफाई हो जाती हैं, कई गुना बड़ी हो जाती हैं। कितनी गुना बड़ी हो जाती हैं? 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स। कोई माइक्रोन तक की चीजें हैं तो उसको 10 के पावर -4 डायमेंशन में लेके आएगा तो वो दिखेगा। जैसे सेल्स होते हैं, नहीं? आपने थोड़े बहुत, अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स रहे हो तो आपने लैब में देखा होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लगा करके सेल दिखाते थे, न्यूक्लियस को दिखाते थे उसके, है ना? लेकिन वो किस डायमेंशन का होता है आइडियली? वो माइक्रोन, इजंट इट? उससे नीचे जाओ, अभी क्या बहुत नीचे जाना है बेटा। माइक्रोन के बाद 10 के पावर -6 मीटर होता है माइक्रो, माइक्रोमीटर तो वही होता है। अब उसके बाद फर्दर 10, फर्दर 10, फर्दर 10,000 गुना नीचे जाना है। तो बेटा हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी एटम को देख, तो मजे की बात देखो, एटम विजिबल नहीं है, इसलिए हम हाइपोथेसिस दे रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा होगा। और आप जो सोच रहे हो वो जरूरी नहीं है कि आपका सोच करेक्ट ही हो, उसको साइंटिफिकली फिर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलो, ये तो यहां तक की स्टोरी रही कि इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, ऐसी ऐसी कहानी बताई। आगे बढ़ते हैं। तो एक टाइम था जब गैसेस के अंदर ना, जैसे मेटल के अंदर कंडक्शन लोग चेक करते हैं कि भाई हाँ मेटल इज अ गुड कंडक्टर, वैसे गैसेस के अंदर कंडक्टिविटी के बारे में फिगर आउट कर रहे थे। तो एक ट्यूब बनाया था जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं बेटा? इसके जो यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं, वो कौन सा है? कैथोड एंड एक एनोड रे एक्सपेरिमेंट। ये दो पार्ट है इसके डिस्चार्ज ट्यूब के, ठीक है? तो मैं पहले आपको जनरल डायग्राम समझाता हूं, एक आउटलाइन है, बस ये ध्यान रखना, बहुत ही सिंपलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है।
मैंने ऐसे एरो लगा दिया, इसका मतलब होता है कि मैं पोटेंशियल को जब चाहूं अपने कंफर्ट के हिसाब से वैरी कर सकता हूं। मतलब बैटरी का पावर यहाँ यानी वोल्टेज मैं बढ़ा सकता हूं। 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100, 1000, 10,000 वोल्टेज तक मैं यहाँ पे आराम से रेगुलेट कर सकता हूं, ऐसा ये सिंबल का मतलब है। अच्छा जी, ये क्या है? ये ग्लास का ट्यूब है। इसके अंदर ये क्या है सर? इसको अगर आप थोड़ा साइड व्यू देखो तो ऐसा है, मेटल का प्लेट है, इसके साथ वायर्स कनेक्टेड है, जिसको मैंने ऐसे वर्टिकल फॉर्म में लगाया, तो मैं सिर्फ एक लाइन दिखा रहा हूं। दिस इज अ मेटल प्लेट। ये भी क्या है बेटा? मेटल प्लेट है ना? अगर इनको साथ में जोड़ देता मैं वायर को, तो एक पूरा सर्किट बन जाता, और आपको मालूम है सर्किट बन जाएगा तो आई करंट इधर से इधर ऐसे फ्लो करेगा। ये कौन सा टर्मिनल होता है? ये बड़ा वाला जो लाइन है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये छोटा वाला टाइप। तो हमेशा याद रखना, पॉजिटिव टर्मिनल से जो अटैच्ड प्लेट होता है उस पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। यानी इस प्लेट पे कैसा चार्ज होगा? प्लस प्लस प्लस, खूब सारे प्लस होंगे। उसी तरीके से नेगेटिव प्लेट से जो चीजें जुड़ी रहती हैं उस पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा बेटा? नेगेटिव। सर्किट कंप्लीट नहीं है, दोनों आपस में जुड़े नहीं हुए, तो एक्यूमुलेशन हो जाएगा चार्जेस का यहीं पे। गॉट इट? अब यहां के अंदर क्या, प्रेशर रेगुलेट करके अलग अलग गैसेस को इसके अंदर फिल किया जाता था। 1808 के आसपास नोन जो भी गैसेस थी उनको ऐड कर करके टेस्टिंग कर रहे थे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 कोई भी अंदर डाल के टेस्ट कर रहे थे। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन गैस लूंगा तो आपको मालूम है कि भाई अगर मैं इसके 32 ग्राम भी लेता हूं ऑक्सीजन के, तो आप आज की कैलकुलेशन के हिसाब से बता सकते हो कि 10 के पावर 23 के ऑर्डर के इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। इतने सारे पार्टिकल्स होंगे, O2 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 O2, एक दो नहीं, बहुत सारे हैं इसके अंदर। अब इसको ऐड करके यहां वोल्टेज को रेगुलेट करना शुरू किया और चेक कर रहे थे भाई प्रॉपर एमीटर वगैरह का सेटअप लगा के कोई करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नेचुरल सी बात है, जब तक सर्किट कंप्लीट होगा नहीं करंट, तो इसका वोल्टेज और बढ़ाया। प्रेशर को भी रेगुलेट कर रहे थे ऑक्सीजन के कि थोड़ा कम ज्यादा करके देखे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना देखने को मिला। एट रिलेटिवली लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 के पावर 4 वोल्ट, यानी 10,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट के आसपास जब वोल्टेज लेके गए एंड प्रेशर को बहुत लो रखा, तो देखा कि यहां पे एक लाइट जैसी निकल के आई। और बेटा इन इन चीजों के नाम भी रख लेते हैं। इसको बोलते हैं कैथोड, और इसको क्या बोलते हैं? कैथोड एंड एनोड। तो वो लाइट का जो डायरेक्शन था वो ऐसा दिखा कि जैसे कि यहां से कुछ चीज निकल करके आई, एंड जैसे ये हुआ तो करंट डिफ्लेक्शन भी देखने को मिला। मतलब कि कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल का फ्लो इस बीच से हुआ। अब लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी होने लगी कि यार ये क्या है अचानक से, क्योंकि कोई लाइट का एक्सपोजर तो था नहीं, ये अचानक से लाइट आई कहां से, और ये जो आ रही है लाइट उनकी प्रॉपर्टीज भी देखना शुरू किया, और इसको नाम रख दिया, क्योंकि ऐसा लगा कि इस प्लेट से निकल के आ रहा है, तो इसने नाम क्या रख दिया? कैथोड रे। पहले समझ लो, उसके बाद हम आपको थियोरेटिकल फॉर्म में लिखवा दूंगा, टाइम दूंगा नोट करने के लिए, पहले ध्यान समझने पे होना चाहिए। तो अब जब इस लाइट का टेस्टिंग करना शुरू किया, तो भाई दिमाग में तो ये आया कहीं ना कहीं ये कोलिजन्स ऑफ पार्टिकल की वजह से आ रहा है क्या? अगर ऐसा है तो कहीं भी पार्टिकल है, अगर पार्टिकल है तो इनकी टेस्टिंग करते हैं।
तो इनका देखा तो पहले पता चला कि नहीं, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कैसे पता चला स्ट्रेट लाइन में? एक तो दिख ही रहा होगा साफ साफ। दूसरा चीज, आप देखो कोई भी चीज अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो अपने सामने पड़ने वाले कोई भी ऑब्जेक्ट का शैडो कास्ट करता है। तो अगर इनके बीच में, इनके पाथ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट छोटा सा रखोगे तो उसका शैडो क्रिएट होता है। दैट टेल्स कि इट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, पहला चीज। दूसरा, फिर और चेक किया क्या इस पे कोई चार्ज है क्या, पॉजिटिव नेगेटिव। तो चार्ज पता करना हो तो आप सोचो, आप अगर साइंटिस्ट होते तो क्या करते? आपको पता करना है कि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं क्या कैथोड रे, तो आप क्या करते? हाँ, अरे आज वाले इंस्ट्रूमेंट मत यूज करो आप। हाँ, आप कहीं ना कहीं उसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से पास करते? नहीं बेटा। एक बात बताओ, अगर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये इसकी तरफ जाएगा ना? बोलो। होगा ना ऐसा? और अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से पास कराओ, ये जब मैं ऐसे लिख रहा हूं इसका मतलब है वेक्टर क्वांटिटी है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। और अगर मैं ऐसे लिख देता तो इसका मतलब क्या होता? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बाहर की तरफ आ रही है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी अगर कोई चार्ज पार्टिकल को लेके जाओगे तो उस पर भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। उसका अपना एक रूल होता है और उस रूल के हिसाब से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के नीचे जा रहा है और प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज गया तो जैसे ही फील्ड के संपर्क में आता है बेटा वो इधर की तरफ टर्न होता है, मतलब उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। मतलब जाना इधर चाह रहा है, फोर्स यहां लगना शुरू हो जाएगा। ये फोर्स है, डायरेक्शन इधर है, तो आपको मालूम है धीरे धीरे वो कर्व होता जाएगा। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? बिल्कुल अपोजिट तरह से बिहेव करता है और ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। यहां के बाद बिल्कुल स्ट्रेट होगा इधर की डायरेक्शन। अगर वो न्यूट्रल है, यानी न्यूट्रॉन को अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। तो चार्जेस जिस कैटेगरी के हैं उसके हिसाब से डिफ्लेक्शन होगा। अगर पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो, न्यूट्रल है ऐसा होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड। अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो भी आसान है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है आप चार्ज के थ्रू, ये प्लस प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो बताओ किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा? तो यानी यहां तक तो सीधा जाएगा, जैसे ही फील्ड के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही। अगर कोई नेगेटिव है तो किधर जाएगा? यहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे। और न्यूट्रल है तो सीधा निकल जाए। सो वी हैव सेवरल टेक्निक्स टू टेस्ट वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और, तो साइंटिस्ट लोगों के पास भी भाई बहुत सारी चीजें थी, उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद उन्हें ये समझ आया कि ये जो पार्टिकल है इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज। यानी ये उधर की तरफ बेंड हुआ जिधर अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता तो बेंड होता। तो लोगों के दिमाग में गया, अच्छा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना। अच्छा, उसके बाद और थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ा कि भाई ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है क्या सिर्फ ऑक्सीजन लेने पे ही आ रहा है क्या, या ऑक्सीजन बाहर निकाल करके नाइट्रोजन अंदर ले लो तो उससे भी आ रहा है, CO2 ले लो तो उससे भी आ रहा है। तो लोगों ने देखा कि भाई ये वोल्टेज सब अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग है, लेकिन जो पार्टिकल निकल के आ रहा है वो सभी से निकल रहा है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अच्छा, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का अब कुछ प्रॉपर्टी भी टेस्ट करना शुरू किया। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी था, किधर घूम रहा है, क्या कर रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव। एक वैल्यू होता है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं? हाँ, देखो वर्ड कहीं पे भी स्पेसिफिक आए ना तो जनरली पर यूनिट मास होता है ना। तो अगर मैं बोलूं चार्ज, चार्ज को कैसे देखते हो आप? क्यू से।
पर यूनिट मास बोल दूं तो यही स्पेसिफिक चार्ज हो जाएगा. दिस टर्म विल बी टर्म्ड एज स्पेसिफिक. तो भाई देखो, फिजिक्स के जो लॉज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसको अप्लाई करके इसको बैलेंस करके देखा कि जो इसका Q बाई एम का वैल्यू आ रहा है, पार्टिकल जो भी इसमें से निकल के आ रहे हैं, दैट इज कमिंग आउट टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू, and it is not depending on the nature of gas you are taking inside. यहां तक कि जो प्लेट थे, जो मेटेलिक प्लेट थे, इनको भी अगर आप बदल दो, उस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है. फिर सोचो, इतना अगर आप ऑब्जर्वेशन करते, आप अगर उनकी जगह होते, जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो आपके दिमाग में क्या निकल के आता कि भाई, कैसे दिमाग में आता भाई, अभी तुम इलेक्ट्रॉन जानते ही नहीं हो, कैसे इलेक्ट्रॉन को जंप कर रहे हो. अभी हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग कहां चल, हमारे साथ चलो कहां, 1808 में. वहां हमें सिर्फ इतना मालूम है कि एटम इज इनडिविजिबल. आ रहा है नींद अच्छे से, जाओ बाहर मुंह धुल के रहो, जाओ. हाँ जी, तो मैं आपको समझा रहा था कि Q बाई एम की वैल्यू हमारी क्या है, कांस्टेंट. और मैं आपको बोल रहा था, कम टू दैट एरा. आप अभी एकदम से जंप कर जाओगे तो आपको सारे रीजंस क्लियर हो जाएंगे. जंप नहीं करना है. आपको क्या एज्यूम करना है, अभी तो हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी मटेरियल को ब्रेक करते जाओ तो सबसे छोटा यूनिट क्या मिलता है, और वो टूट, यही था थियरी ना डाल्टन. तो लोग अभी यही जानते थे, और यहां जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था. क्योंकि अगर कोई चीज न्यूट्रल है, एटम, भाई मटेरियल लिया है, इसके भी फंडामेंटल, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है. तो ये पार्टिकल्स आ कहां से रहे हैं, पैदा कहां से हो रहे हैं, ये कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था. अगर वो प्लेट से भी निकल के आ रहे हैं, तो भी प्लेट तो एक मटेरियल ही है ना, उसके अंदर से भी चार्ज पार्टिकल कैसे निकल रहे हैं. इसका मतलब है कि एटम, जो पहले हम हाइपोथेसिस कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें कुछ गलती है, कि एटम को ब्रेक किया जा सकता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसमें से कम निकल करके बाहर आ रहे हैं. तो अगर नेगेटिव चार्ज बाहर आ रहा है तो पक्का पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि ओवरऑल वो क्या था, न्यूट्रल. न्यूट्रल कोई चीज है, अगर उससे नेगेटिव तुम बाहर निकाल रहे हो तो पक्का पॉजिटिव होगा. तभी तो प्लस माइनस मिलके क्या होंगे, न्यूट्रल. तो बहुत हाई वोल्टेज करोगे तो, है ना. मैंने बोला कि हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग जो गैसेस ले रहे हो, उसके लिए वोल्टेज अलग अलग निकल के आता है. ठीक है, अभी सब समझेंगे हम लोग. गॉट इट. तो फिर भाई, जब ये E बाई एम की वैल्यू या Q बाई एम की वैल्यू, जिसको मैं बोल रहा हूं स्पेसिफिक चार्ज, दे फाउंड इट टू बी कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस और मटेरियल टेकन इनसाइड. तो क्या कंक्लूजन निकला, इसका मतलब ये जो कैथोड रे के पार्टिकल्स हैं, ये हर एक मटेरियल में प्रेजेंट है, इजंट इट. तभी तो जब किसी को भी आप अंदर ले रहे हो तो उसमें से वही पार्टिकल निकल के आ रहा है, और उसका Q बाई एम वैल्यू फिक्स होना बता रहा है कि वो एक ही टाइप का पार्टिकल है जो हर जगह से निकल के आ रहा है. तो फिर भाई, फिर उसका नेमिंग का बात आया, तो देखो, दो साइंटिस्ट का इस पर नाम आता है, जूलियस प्लकर एंड जे थॉमसन. तो इन दोनों ने भाई डिस्कस करके उसका फाइनल नाम क्या किया, इलेक्ट्रॉन. क्या नाम डाला, उसके बाद हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन जैसा कोई चीज होता है, उसके पहले नाम नहीं लेना है. इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने बेसिकली नेम किया कि इस इवेंट से, ऐसा ये सिर्फ जे थॉमसन की बात नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट कई सालों से चल रहे थे, लोग बस ऑब्जर्वेशन कर करके देख. ऐसा नहीं होता है अभी निकला, अभी तुरंत 1 घंटे में टेस्ट करके फटाफट रिजल्ट डिक्लेयर किया, इतना फास्ट नहीं है दुनिया बेटा, है ना. सालों साल एक्सपेरिमेंट चलते थे,
और इतने सारे, सोचो ना, जो चीज बिल्कुल ही दिख नहीं रही है उसके बारे में कुछ बताना कितनी बड़ी बात है। नहीं पता चल रहा था लोगों को क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, और उसमें भी एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस को ब्रेक करना उतनी बड़ी बात। इतने बड़े नाम है भाई, डाल्टन बहुत बड़े नाम थे उस टाइम पे, उनकी बात को काटना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क लेना था साइंटिफिक कम्युनिटी में, कि अगर गलत हो गए तो मतलब ग्लोबल लेवल पे उनकी बदनामी हो सकती। तो इतना हल्के में मत लो। तो द पीपल टेस्ट इट, एंड वो काफी लंबे टाइम तक टेस्ट करते हैं, और जब एकदम रिजल्ट ऐसे आते हैं कि अब मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट ना कर सके, तब जाके वो पॉस्टुलेट। तो फिर लोगों ने पूछा कि भाई ओके, फिर आपके हिसाब से एटम कैसा होगा? तो जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया था जिसको हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के नाम से जानते हैं। आगे उनमें भी कमेंट बताएंगे, लेकिन पहले हेडिंग डालो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब उसकी कहानी लिखते हैं। रुक जा, अभी रुक जा, सारी क्यूरियोसिटी अभी होल्ड करके रखो, खत्म हो जाएगा। डिस्चार्ज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उससे पहला पार्ट लिखो। हाँ रुक जाना, अभी बता रहा हूँ। जो वैसे बोल रहा हूँ वैसे लिखो ना, नोट्स लिखवा रहा हूँ तो भी तुम्हें दिक्कत। लिखो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, पहला उसमें पार्ट लिखो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर अब आप डायग्राम बना लो, ये वाला जो मैंने सामने लिखा। हाँ, कैथोड रे के अंदर, ये कैथोड रे के अंदर। बना लिया डायग्राम सबने? हाँ बनाओ बेटा, और सब अच्छे से डेजिग्नेट करो, कैथोड पे चार्ज क्या है, एनोड पे चार्ज क्या है, ये टर्मिनल्स, पॉजिटिव नेगेटिव, वेरिएबल बैटरी, सब अच्छे से देखो, जितना डिस्क्रिप्टिव कर सकते हो करो। कर लिया सबने? लिख लिया? कर लिया सबने? हाँ बेटा, कौन सा? ये वाले? नहीं, ये अभी कुछ कहानी लिखवाता हूँ, उसके बाद बनाना। बस जितना बोल रहा हूँ यहां तक बनाना। बना लिया? अब लिखो, पॉइंट वाइज लिखते चलो। प्रोसीजर ऑफ द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, प्रोसीजर ऑफ द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ना
लिखो, कैथोड रे ट्यूब कंसिस्ट ऑफ a glass tube containing two metal plates connected to source of high voltage battery. Cathode ray tube consists of a glass tube, बोलो, containing two metal plates which are connected with source of high voltage. Here, लिखो, आगे लिखो, लिखो, if high voltage is passed to the two metal plates, if high voltage is passed to the two metal plates at low pressure, cathode rays are produced. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो हाई वोल्टेज है बेटा और दूसरा लो प्रेशर, दोनों को अंडरलाइन कर लेना. गॉट इट? नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद कैथोड रे? देन लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे. पहला पॉइंट लिखो, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. दूसरा, देखो, अगर कोई चीज पार्टिकल होगा और उसके सामने बिल्कुल लाइट ऑब्जेक्ट ले लो, एकदम हल्का बना हुआ, फ्लाई व्हील्स, है ना, अगर वो पार्टिकल है और इस पे टकरा रहा है तो इस पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो ये फ्लाई व्हील को भी रोटेट कर सकता है, प्रोवाइडेड इट शुड बी लाइट. लिखो, इट रोटेट्स फ्लाई व्हील, इससे क्या पता चलता है? अगर कोई फ्लाई व्हील को रोटेट करा दे, क्या पता चलता है? दैट इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स. राइट इट डाउन. इट शोज दैट इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स. अगला लिखो पॉइंट, इट इज डिफ्लेक्टेड बाई, किससे डिफ्लेक्ट होता है?
It is deflected by electric and magnetic field. It is deflected by electric and magnetic field. Got it? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या बताता है? दैट इट पोजेस चार्ज। और कौन से डायरेक्शन में गया ये? जिधर कोई नेगेटिव चार्ज होता। लिखो लिखो, by looking at the nature of its deflection in electric and magnetic field, we can tell that it is negatively charged particle. चलो क्या मैंने लिखवाया था भाई, कोई हेल्प करेगा मेरी? क्या मैंने बताया? हाँ, by looking at the nature of deflection in electric and magnetic field, we can tell that it is negatively charged particle. अब आप एक काम करो, ये दोनों डायग्राम बना लो। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे कैसे डिफ्लेक्शन होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये जो मैंने ऐसे क्रॉस क्रॉस लिखाया है मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटेड इनसाइड द प्लेन, पॉइंटेड इनसाइड द प्लेन। गॉट इट? और दूसरा ये क्या है? दीज आर द प्लेट्स, दीज आर यूज्ड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहां नेगेटिव हुआ तो कैसे जाएगा, पॉजिटिव हुआ तो किधर जाएगा? ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल पे ही फोर्स लगाएंगे, कोई न्यूट्रल पार्टिकल है उस पे फोर्स लगने वाला नहीं है। क्या बेटा? दिस इज फोर्स। मतलब मैं ये बता रहा था कि अगर वो सीधे चल रहा था यहाँ v स्पीड से, तो ये टर्न क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जाते ही फोर्स उसके परपेंडिकुलर। तो एक कंपोनेंट वेलोसिटी का इधर की तरफ चलता है। आप लोगों ने रिजल्टेंट पढ़ा है ना वेक्टर में? तो बताओ, अगर एक कंपोनेंट वेलोसिटी का इधर आ जाए और इधर हो, तो ये इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बीच से तो नहीं, मतलब जो लार्जर वेक्टर है उसकी तरफ इंक्लाइंड होगा, बट अपने मेन पाथ से डिविएट होगा ना। और हर मोमेंट पे लग रहा है, इसलिए हर जगह थोड़ी थोड़ी बेंडिंग हो रही है। तो जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में है तब तक ये घूमता रहेगा, और जैसे ही उसके बाहर गया तो फिर से स्ट्रेट लाइन। दिस इज हाउ द पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल you can draw in your notebook. Got it? समझ आया? तो ये सब प्रॉपर्टीज थी, और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज फॉर कैथोड रे डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड द ट्यूब। कौन सी गैस अंदर प्रेजेंट है? So the value of specific charge does not depend on the nature of gas does not depend on the nature of gas taken inside the tube. Got it?
कंक्लूजन क्या है भाई इसका? व्हाट इज द कंक्लूजन? दैट कैथोड रेज, बोलो, are negatively charged particles having fixed value of Q by M and is present in all the materials, क्योंकि सभी से निकल रहा है कैथोड रे, is negatively charged particle, cathode ray, a negatively charged particle having fixed value of Q by M, specific charge, having fixed value of Q by M and is present in all the materials. It was later named as electrons. क्या बोलते हैं इनको? तो अगर आपसे कोई पूछे आज के डेट में कि भाई कैथोड रे के जो पार्टिकल्स थे वो कौन थे, तो आज के टर्म में आप तुरंत बोल सकते हो कि दे वर इलेक्ट्रॉन्स. फिक्स्ड वैल्यू ऑफ Q by M, चार्ज बाय मास, स्पेसिफिक चार्ज, and present in all the materials, having fixed value of Q by M and present in all the materials. And they were later named as electrons. Okay, so what is cathode ray everyone? एक लाइन में अगर लिखना हो तो these are stream of electrons. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, हाई मूविंग, मतलब हाई स्पीड से मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन. Okay, so cathode ray consists of what? Stream of electrons. Cathode ray consists of stream of electron moving with very high speed, moving with very high speed. यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब भाई जैसे ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का पता चला, वैसे ही सभी लोगों का ध्यान किस पे गया कि भाई पॉजिटिव चार्ज जैसी भी कोई चीज भी रहती होगी, है ना? बोलो. अच्छा, अब उसको डिटेक्ट कैसे करें? अब उसको डिटेक्ट क्या हो गया? जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, हाँ, मास भी उसी पार्टिकल का, तभी तो Q by M लिख रहा हूं ना, सेम चीज का चार्ज और उसी का मास. हाँ बोलो. ये नहीं निकाला, बेसिकली दे फिगर्ड आउट Q by M. वो कैसे निकाल पाते? Q by M दे कैलकुलेटेड. अब देखो मैं उतने डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा फिजिक्स का यूज हो जाएगा, फिर तुम लोग बोर हो जाओगे, ठीक है ना? बेसिकली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लगा के बैलेंस किया, एंड एक फिजिक्स का प्रिंसिपल है उसको लगा करके दे कैलकुलेटेड द रेशियो, नॉट दीज वैल्यूज इंडिविजुअली. Q एंड M ये लेटर पता चले मुल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, वहां से पता चला Q, एंड उसके बाद लोगों ने M को निकाला. तो बड़ा वो भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, बट फिलहाल अभी ये ध्यान रखो कि दे फिगर्ड आउट द वैल्यू ऑफ Q by M, स्पेसिफिक चार्ज, नॉट बाय इंडिविजुअली कैलकुलेटिंग चार्ज एंड मास. वो नहीं, वो सीधा सीधा Q by M का वैल्यू. +2 में आप लोग जब मैग्नेटिज्म पढ़ लोगे ना, तो रिवीजन फेज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये वैल्यू निकालते हैं. अभी बताऊंगा, आपके भी समझ में नहीं आएगा, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा. कभी बस ये समझ लो कि वो Q by M की वैल्यू को उन्होंने फिगर आउट किया विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट. हाँ बोलना क्या? कौन सा? किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड? ये ऐसा नहीं है, ये तो मैं बता रहा था कि क्रॉस क्रॉस का मतलब इनसाइड है, डॉट का मतलब आउटसाइड, अगर मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन. यहां पे फील्ड कैसे होगी इसके बारे में बड़ा सिंपल सा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा फील्ड पॉइंटेड होती है, इलेक्ट्रिक वाली, ये मैग्नेटिक वाली. ठीक है, गॉट इट? चलो लिखो तो. तो भाई हाँ, क्यूरियोसिटी फिर किस चीज की थी कि भाई जैसे कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का स्ट्रीम दिखा है, और क्योंकि एटम्स न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो पक्का ये कंफर्म हो रहा है कि कहीं ना कहीं उस मटेरियल से अगर नेगेटिव निकल रहा है तो बाकी बचा पोर्शन पॉजिटिव. उसको भी डिटेक्ट करना शुरू किया, तो जिसका नाम हम लोग क्या डालते हैं? एनोड रे. लिखो, एनोड रे.
एनोड रे एक्सपेरिमेंट। अच्छा जी, अभी देखो मैंने टाइमलाइन भी आपको बताया था ना, 1808 के आसपास एटॉमिक हाइपोथेसिस मिली हमें। तो अब मैं आपको एक काम देता हूं, आप ढूंढ के लेके आना थोड़ा, कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, ये किस टाइम फ्रेम में ये चीजें हुई हैं। ऑफ कोर्स 1-2 साल का बात नहीं है ये ठीक ठाक टाइम लिया होगा। तो आप इसके टाइमिंग को मतलब थोड़ा पढ़ के आना, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, अदरवाइज मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, सो एनोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं। हाँ, अब ध्यान से देखो, कैथोड रे के टाइम पे तो यहां पे भी प्लेट थी, यहां पे भी प्लेट थी। अब भाई डिटेक्ट करना है कि कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कहां जाएगा। सो नेचुरल सी बात है, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गया पार्ट किसका? कैथोड। लेकिन एनोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो बीच के फेज में तो लाइट आ ही रही है ना। तो अब उसको डिटेक्ट करने के लिए बड़ा स्पेशल अरेंजमेंट किया कि जो हमारा प्लेट था ना, ये एनोड, इसमें पोर्स क्रिएट कर दिए, परफोरेटेड एनोड प्लेट का यूज किया, उसमें बीच में कट करके पीसेस उसका निकाल दिया। तो अब मान लो फील्ड इधर की तरफ से आ रही है और कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो इधर की तरफ जा रहा है, और यहां सामने अगर वो पोर क्रिएट हो गया है तो नेचुरली इसको क्रॉस कर जाएगा। मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, ये प्लेट है बेटा, परफोरेटेड है, तो यहां बीच से पास कर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो बीच से पास करने पे ये डेफिनेटली इस ग्लास को जाकर के हिट करेगा। प्रॉब्लम तो फिर यहीं पे स्टैंड कर रहा है ना, कि एटम को तो हम देख, तो इस पॉजिटिव चार्ज को भी हम कहां से देख पाएंगे। तो उसके लिए लोगों ने एक स्पेशल मटेरियल का यूज किया, जिंक सल्फाइड। नाम सुना है आप लोगों ने? क्या होता है भाई जिंक सल्फाइड? ये एक ऐसा मटेरियल है जिंक सल्फाइड, अगर आप इसमें बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स भी अगर हाई वेलोसिटी से इसको स्ट्राइक करेंगे तो इसमें से लाइट प्रोड्यूस होती है, चमक आती है। लेकिन वो मतलब नॉर्मल आई से भी विजिबल नहीं होगा, उसको आपको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट लगा के चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे लाइट आ रही है या नहीं आ रही। तो पीपल ऑब्जर्व कि भाई इस साइड से कोई पार्टिकल आकर के यहाँ हिट कर रहा है ऑन द प्लेट ऑफ जिंक सल्फाइड। गॉट इट? अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टडी किया गया कि भाई इसका वैल्यू क्या होगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि अब तो आप एटम के बारे में जानते हो, मुझे एक बात बताओ, अगर कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एनोड रे का कॉम्पोजिशन क्या होगा? हाँ बोलो। पॉजिटिव तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिव क्या है? बोलो। प्रोटॉन है। पॉजिटिव क्या है वो? जैसे मैंने बोला कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या वैसे ही पॉजिटिव चार्ज क्या है आखिर? हाँ बोलो बोलो बोलो, जो भी दिमाग में आ रहा है बोलो। पूरा। अब तो यार आप लोग एटम के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हो। हाँ बताओ क्या है, बोलो। तो तुम्हारा कहने का मतलब न्यूक्लियस है, यही ना? और कुछ लोगों के कहने का मतलब प्रोटॉन्स है। अभी बोला था मैंने सुना था, चुप हो गए सब जैसे ही न्यूक्लियस का नाम है। और कोई कुछ और बोलना चाहता है? व्हाट डू यू थिंक दैट द पॉजिटिव चार्ज constituent particles of this positive thing? हाँ बोलो। न्यूक्लियस। जैसे मान लो मैंने ऑक्सीजन गैस लिया, से फॉर एग्जांपल, और थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। मान लो O2 लिया ट्यूब के अंदर, है ना? तो बताओ, कैथोड रे तो आपको मालूम है, एनोड रे क्या है, उसका पार्टिकल क्या है? बोलो। देखो ध्यान से, अब आप तुम्हें समझाता हूं, ध्यान से देखो।
तो पहली बात, इसका आंसर है ना तो वो न्यूक्लियस है और ना तो वो अकेला प्रोटॉन है, बल्कि इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड ओवरऑल इस पे नेट पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों भाई? सोडियम अगर ले रहे हो, सोडियम पॉजिटिव अगर मैंने बोल दिया, तो क्या Na+ का मतलब प्रोटॉन होता है क्या? नहीं सर, Na+ का तो मतलब इतना है 10 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन, इजंट इट? तो आप न्यूक्लियस बोलोगे तो भी गलत है, आप सिर्फ प्रोटॉन बोलोगे तब तो बहुत ज्यादा गलती है। तो बेसिकली इट इज सिंपली अ पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम, भी नहीं बोलो, आयोन्स बोलो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो गैस थी वो हीलियम नियॉन अगर लेंगे तो जाकर के आप उसको सिंपल एटॉमिक आयंस बोल सकते हो, अदरवाइज तो वो O2 लिया तो O2+ बन जाएगा, है ना? तो अब देखो हो क्या रहा है, अगर आप एटॉमिक लेवल पे चलो, वैसे तो हीलियम गैस यूज नहीं किया गया था, मान लो अगर हीलियम हम यूज करते, अभी के लेवल पे समझते हैं, तो बताओ हीलियम का 2 4 होता है बेटा, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, यस और नो? अब बताओ यहां पे प्लेट डाल दिया पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहां प्लेट कैसे डाल दिया? देखो इस इलेक्ट्रॉन पे कई तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, इंटरनली बहुत नजदीक है न्यूक्लियस उससे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से उसको खींच रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इसको थोड़ा रिपेल भी कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये डिस्पर्स्ड है, घूम रहा है चारों तरफ, तो उसका इफेक्टिविटी कुछ खास नहीं आता है। लेकिन जैसे ये बाहर वाला फील्ड हमने अप्लाई किया, ये पॉजिटिव है नहीं, ये समझ रहे हो क्या है? ये वही बैटरी जो हमने कनेक्ट किया था, उससे ये फील्ड क्रिएट हुआ है। ये पॉजिटिव, जितना हाई वोल्टेज का बैटरी डालोगे उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, और उतना ही स्ट्रांगली ये इसको खींचेगा इधर की तरफ। ये एक्सटर्नल मैं लिख रहा हूं, EXT का मतलब ये इस वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। तो हल्का फुल्का वोल्टेज लगाओगे तो अंदर की तरफ स्ट्रांगली उसको खींच रहा है, बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और 10-20 हजार वोल्टेज के आसपास पहुंच गए, तो ये फोर्स का वैल्यू इतना हो जाता है कि इसको बाहर निकाल लेते। और इलेक्ट्रॉन एक बार ही निकल गया तो अब क्या बचा? अब ये बचा PPNN and 1 इलेक्ट्रॉन। अब आपके दिमाग में आएगा सर दूसरा भी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए। बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकालना अगर 10,000 वोल्टेज पे पॉसिबल हुआ है, तो दूसरा निकालने के लिए बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पे फोर्स, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो इस पे लगने वाला फोर्स है वो और बढ़ जाता है। क्योंकि जब ये अकेला था, जब ये दो थे, तब ये अट्रैक्ट भी कर रहा था, ये इसको रिपेल भी कर रहा था। लेकिन जैसे ये बाहर निकल गया, अब रिपेल करने वाला कोई नहीं बचा, और डिस्टेंसेस भी थोड़े फर्क डाल देते हैं। जैसे एक निकलता है ना, उसका साइज भी घट जाता है, तो और नजदीक पहुंच गया। और हमें मालूम है कूलम्ब फोर्स का वैल्यू F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। डिस्टेंस कम हो गया तो भी फोर्स और बढ़ जाएगा, और चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर उस पर बढ़ा दिए तो भी बढ़ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलने से ओवरऑल इस पे इंपैक्ट और स्ट्रांग पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी हम कोई पार्टिकल अंदर लेते हैं गैसेस के, तो सारे इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज नहीं करना है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है। O2 लिया तो क्या बनाना है? O2+। N2 लिया तो क्या बनाना है? N2+। हीलियम लिया तो क्या बनाना है? हीलियम+। इसलिए मैं मना कर रहा था कि सारे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। अगर सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते तो आपकी बात बिल्कुल सही थी कि फिर वो एक न्यूक्लियस हो जाता है। सब नहीं निकलता है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फिर हमें और फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो हम एक वोल्टेज पे जैसे ही ऑब्जर्वेशन आता है वहीं पे हम रुक जाते हैं। गॉट माई पॉइंट? तो भाई इस तरीके से इसका फंक्शनैलिटी है। तो व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एनोड रे? इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयोन्स। अब मुझे एक बात बताओ, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयोन्स निकल के आ रहे हैं,
कैथोड रे में मैंने अलग अलग मटेरियल लिया तो सबका Q/m का वैल्यू सेम आया। क्यों सेम आया? क्योंकि मटेरियल कोई भी लो, कैथोड रे में निकल के बाहर क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। और हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का हो या हाइड्रोजन गैस का हो, एक ही तरह का होता है भाई। कोई मोटा इलेक्ट्रॉन कोई पतला इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे आइडेंटिकल होते हैं, उनका चार्ज भी उतना ही, मास भी उतना ही, इसलिए Q/m का वैल्यू सेम आ रहा है। क्या ये चीज एनोड रे के पार्टिकल्स के लिए भी वैलिड होगा? क्या क्या वैल्यू ऑफ Q/m सेम होगा? नहीं सर, इस बारी तो मोटे पतले अलग अलग लोग मिलेंगे हमें। किसमें? एनोड रे में। हाइड्रोजन लिया तो हमें क्या मिलेगा? H2+। हीलियम लिया तो He+। ऑक्सीजन लिया तो O2+। ये मोटू हो गया, ये पतलू हो गया। तो कहने का मतलब बेसिकली बेटा मैं बता रहा हूं कि मास का लेना देना है। तो बताओ ऑक्सीजन का मास O2 का और हीलियम का दोनों सेम होता है क्या? इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम। तो मासेस अगर अलग अलग है तो Q तो सेम है, +1 यूनिट ही चार्ज है, लेकिन मास सबका अलग अलग है, इसलिए Q/m की वैल्यू सबके लिए अलग अलग आएंगी, सेम। लिखिए ये बात। अच्छा, एनोड रे के बारे में अगर कोई पूछे कि भाई उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो बिल्कुल उल्टा है जो हमारा कैथोड के लिए था। आई मीन उल्टा का मतलब समझो, सिमिलैरिटीज है, चार्जेस वाइज उल्टा है, क्योंकि ये प्लस चार्ज है ना। तो पहला चीज क्या? इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। लिखते चलो इसके बारे में, एनोड रे। मूव्स फ्रॉम, किधर से किधर की तरफ जा रहा है वो? किधर से आ रहा है? एनोड से कैथोड की तरफ आ रहा है। मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। दूसरा पार्ट क्या है? द वैल्यू ऑफ Q/m is different for different gases। सबने लिख लिया? इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। अब आप ये डायग्राम बना लो, हाउ इट वाज डिटेक्टेड। इसको लिख लेना, परफोरेटेड एनोड का यूज किया है, पोर क्रिएट किया है ना, कट करके उसका पीस अलग कर दिया ताकि इससे पास हो जाए, परफोरेटेड एनोड। और यहां पे लिख लेना जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, जो ग्लास प्लेट है उसके ऊपर जिंक सल्फाइड। ये मटेरियल का स्पेसिफिकेशन लिख लेना, ये कैसा मटेरियल होता है? बोलो। फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है। कैसा है? क्या खास बात होती है इस मटेरियल की? कि अगर इस पे कोई छोटे पार्टिकल जो दिख भी नहीं रहे हमें, अगर वो भी हाई वेलोसिटी से टकराएंगे तो उस पे चमक आएगी, सिंटिलेशंस प्रोड्यूस होंगे उस पे। हाँ, परफोरेटेड। हाँ, एक बताओ ये कौन सी प्लेट थी बेटा? ये वाली कौन सी प्लेट थी? ये कौन सी प्लेट है? एनोड है। और ये कौन सी प्लेट है? हाँ, तो सॉरी 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 सॉरी, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करो। परफोरेटेड एनोड लिखा क्या आप लोगों ने? कैथोड होगा, ठीक है, माय बैड, इसको आप चेक। परफोरेटेड कैथोड। एक बार पुराना वाला डायग्राम देखो, मैंने उसमें गलत तो नहीं करा है? उसमें सही है ना? हाँ ठीक है, देखो। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड एंड परफोरेटेड कैथोड यूज है। हाँ बेटा, क्या करेंगे? वो चेक करना, तुम मार्केट से खरीद के ले आओ, करो एक्सपेरिमेंट थोड़ा। क्यों नहीं मिलेगा? जिंक सल्फाइड कौन सी बड़ी बात है?
नहीं, वो जो ग्लो करती है वो तो ऑटोमेटिक करती है ना, ये अपने आप नहीं करता है, वो अलग कंपाउंड होते हैं, रेडियम वगैरह ग्लो करते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। नहीं, वैसा कोई सब्सटेंस, अरे ये ग्लो तब कर रहा है जब इस पे कोई चीज टकरा रही है, अपने आप ग्लो करने लगे तो पता कैसे चलेगा कि कोई पार्टिकल आके स्ट्राइक किया या नहीं किया। जिंक सल्फाइड लिख लिया ना, कोटेड विद जिंक सल्फाइड। इतने डिटेल में नहीं घुसो यार तुम लोग, सारा मटेरियल यहीं पढ़ लेना है, बस ये काम की चीज समझो कि निकल के क्या आया। हमारा अभी पर्पस जिंक सल्फाइड के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना नहीं है, एटम की हाइपोथेसिस समझना है, कैसे कैसे उधर से चीजें कनेक्ट हुई। गॉट इट? लिख लिया यहाँ पे द वैल्यू ऑफ, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, कौन सा बनाना है? ये तो मैंने समझाने के लिए तुम्हें बनाया, मर्जी तुम्हारी है, तुम बनाना चाहो बना लो, नहीं बनाना चाहो मत बनाओ, ये तो समझाने के लिए बनाया कि हाई वोल्टेज क्यों चाहिए। क्या क्या करना है? बना लो बना लो। हाँ जी बोलिए। छोड़ दे यार अभी इसको वहीं छोड़। चलो बेटा हो गया। हाँ जी, अब ध्यान से सुनिए सभी लोग। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, अलग अलग गैस अगर आप ले रहे हो तो कौन सा पार्ट कैथोड है, कौन सा एनोड है। देखो इधर, इधर ध्यान दो। जैसे मान लो आपने O2 लिया, तो O2 पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन। N2 लिया तो N2 पे क्या आया? प्लस। हीलियम लिया बेटा तो एंड इलेक्ट्रॉन। ये जो पार्ट है इलेक्ट्रॉन वाला, ये पार्ट किसका है? कैथोड रे। composition of cathode ray, whether you are taking oxygen inside the tube or nitrogen or helium, सभी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जबकि एनोड रे का क्या कॉम्पोजिशन है? ये आयोन्स है। सबके मासेस अलग अलग हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा था कि इनका Q/m का वैल्यू सेम है। चलो यहां तक सबको क्लियर हो गया ना? एक जगह बना करके लिख लो, इससे थोड़ा और क्लैरिटी आएगा आपको। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ कैथोड एंड एनोड रे for different gases, the constituent particles of cathode and anode ray for different gases. कैसे हाइड्रोजन कैसे डालते? H2 होता ना, तो फिर तो भी तो रहता ना, H2 प्लस तो तब भी आता। क्या? हाँ जी, सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? किनको? तो वो तो यार कैलकुलेट करेंगे आगे आने वाले टाइम में, टेंशन मत लो। यहाँ तक हो गया सबका? कर सकते हैं, बट उसके लिए पहले ही उनको ब्रेक करना पड़ेगा, उतना हाई करना है। करते हैं ना, नोबल गैसेस तो करते हैं। ये नोट कर लिया ना बेटा? अच्छा जी, अब हेडिंग डालिए थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। हाँ जी, हाँ सुनिए ध्यान से सभी लोग। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या था भाई? जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम भाई, तो उन्होंने ये डिस्क्राइब किया पहले कि एटम देखो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो है, लेकिन वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। एटम इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। फिर क्या है? तो उन्होंने बताया कि क्योंकि जब हम लोग फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर से हर एक एटम से
एक फिक्स पार्टिकल निकल के बाहर आता है और उसका Q/m का वैल्यू सेम है, जिसको उन्होंने और उनके साइंटिफिक कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर के क्या नाम डाला था? इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बोला भाई इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं, तो इसलिए एटम के अंदर तो हमें दो चीज दिखानी चाहिए, एक पॉजिटिव चीज और इलेक्ट्रॉन यानी जो नेगेटिव चीज। तो अब लोगों ने पूछा ठीक है भाई अगर ऐसा है तो नाउ पीपल वेर इंटरेस्टेड कि भाई पहले तो एटम को मानते थे कि फंडामेंटल है, तो अगर फंडामेंटल है तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में कोई पूछता भी नहीं था। अब जब इन्होंने बोला नहीं भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और कोई पॉजिटिव चार्ज आयोन्स भी है, तो फिर लोगों ने पूछा फिर आपके हिसाब से स्ट्रक्चर कैसा होगा एटम का? तो उन्होंने जो उनके पास अपने एक्सपेरिमेंट किए हुए एविडेंसेस थे उससे उन्होंने बताया। अब वो कितना गलत है कितना सही है ये आगे आने वाले टाइम में हम समझेंगे, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि बिल्कुल वाटरमेलन ले लो, वाटरमेलन मॉडल ऑफ उसके अंदर, हाँ बाबा तुम केक ही ले लो यार तुम, हाँ ठीक है प्लम पुडिंग ले लो तुम लोग, तो उसके कई सारे नाम है, मुझे कंप्लीट कर लेना दो एक। तो वाटरमेलन मुझे ज्यादा पसंद है इसलिए मैं वही नाम ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसके देखिए पपाया आ गया है, पपाया तो बिल्कुल ही नहीं रिलेट कर पाएंगे हम लोग क्योंकि अंदर से ऑलो होता है वो, है ना। आओ देखो, तो उनके हिसाब से उन्होंने क्या बताया कि वाटरमेलन मॉडल ऑफ गवेस्ट, तो उन्होंने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन जगह जगह पे एम्बेडेड होते हैं, जस्ट लाइक चेरीज ऑन द केक, दे आर एम्बेडेड ऑन डिफरेंट प्लेसेस, राइट। एंड द होल पार्ट, अगर आप उस चेरीज को हटा दो तो जो भी है वो सॉलिड है, और उस पूरे सॉलिड पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? पॉजिटिव चार्ज एंड मास का। दैट्स व्हाट ही टोल्ड। लिखो ये बात, एज पर J.J. थॉमसन, positive charge and the mass of atom, positive charge and the mass of atom are uniformly distributed, are uniformly distributed throughout the atom, whereas electrons are embedded at different places in it. Electrons are embedded, electrons are embedded at different places in it, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड एट डिफरेंट प्लेसेस। मतलब इनके अगर बात को समझे तो पूरा एटम एक स्फीयर जैसा है, सॉलिड स्फीयर, और उसका मास यूनिफॉर्म है, कहीं से भी कट करके निकालो अगर सेम वॉल्यूम निकालते तो उसका मास सेम होगा। इलेक्ट्रॉन जगह जगह पे एम्बेडेड हैं, गुथे हुए हैं, अगर इनको आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, वो बाहर निकल जाएगा। सोचो कहां से आया होगा उनके दिमाग में ये सारी चीजें, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन जैसी चीज बाहर निकल के आ रही है और बाकी तो सारा पॉजिटिव चीज एक यूनिट के फॉर्म में जा रहा है, तो उनके दिमाग में ऐसा परसेप्शन क्रिएट हुआ। तो भाई अब ये भी कुछ दिनों तक लोग मानते थे, फिर किसी और साइंटिस्ट के दिमाग में कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक डिस्कवरीज है उसको पढ़ा होगा, समझा होगा, तो उनको ये समझ में आएगा ठीक है भाई आप जो बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन है ये मैं मान रहा हूं, लेकिन जो बाकी बातें आपने बोला कि वो एक सॉलिड स्फीयर जैसा है, पॉजिटिव पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तो कहीं एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग नहीं नजर आ रही है। और हमें भी दिख रहा है भाई ऐसा कोई चीज थोड़ी ना पता चला जिससे ये कंफर्म करे कि नहीं पूरा बाकी पोर्शन क्या है? सॉलिड स्फीयर है। तो इसमें नाम आता है बहुत पॉपुलर, बताओ, रदरफोर्ड्स थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये आता है ना। अब ये एक ऐसा माइलस्टोन था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जिससे ये पता चला कि पूरे एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, बल्कि एक बहुत ही छोटे सेंटर, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस का नाम उसके बाद आया, उसके पहले हम लोग न्यूक्लियस का नाम भी नहीं यूज करें। तो ये पोर्शन थोड़ा आप अपने से पढ़ के आओगे क्या? अगली क्लास में मैं इसका डिस्कशन करूंगा कि थॉमसन के बाद रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल
क्या था। ठीक है, तो आज का नहीं लिखना, कुछ भी नहीं है, बस पढ़ के आओ, बाकी कहानी तो मैं यहीं लिखाऊंगा।